चलिए, यहाँ हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हायर प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, नीट का पूरा लेक्चर कवर कर रहे हैं। वन शॉट में पूरी चीज़ें हम कवर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या फोटोसिंथेसिस में होता है और नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो बनेगी जिसमें PYQ सारे के सारे होंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। तो जो जो NCERT के मेन पॉइंट्स हैं उनको हमने यहाँ पे उठा के रख दिया है। जैसे कि आपने अगर पिछले सालों में देखा हो तो 10th क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा था, कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले तो 4 चीजें होती हैं इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस के लिए। कौन कौन सी वो 4 चीजें हैं? वो है क्लोरोप्लास्ट, वाटर और क्लोरोप्लास्ट, वाटर, सनलाइट और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो बनेगी इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन तो बनती है। क्लोरोप्लास्ट, सनलाइट और वाटर। अब इसके लिए आपने एक्सपेरिमेंट करे थे कि दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने KOH का यूज किया था, ठीक है, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस या क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। तो इसके लिए भी आपने कुछ अलग अलग कलर्स की लीफ ली थी और उससे आपने इसको प्रूव कर दिया था। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, आपने डार्क में रख दिया था। और वाटर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आपको पता ही है कि अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसके अलावा एक और चीज आई थी, दैट ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सारी बातें हम लोगों ने करी थी 10th क्लास के एक्सपेरिमेंट्स में। और ये जो आपके पहले पैराग्राफ में जो लिखे हुए हैं, यही सारी बातें हैं कि भाई साहब कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो इन एक्सपेरिमेंट्स को अगर आपको देखना है तो 10th क्लास की वीडियोस में पड़ी हुई हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ अगली एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे और उनसे रिलेटेड बातें सारी होंगी जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए 12th क्लास में, जो आपके रखे गए हैं। तो सबसे पहले जोसेफ प्रीस्टले आए। इन्होंने 1733 से 1804 तक अपनी जिंदगी जी और 1770 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट थे, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे। उसमें इन्होंने बेल जार का यूज किया। और बेल जार, देखिए ये बेल जार है। इसके बाद इन्होंने ये कैंडल ली हुई है, बर्निंग कैंडल, और ये आपका एनिमल। पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेल जार में जलती हुई मोमबत्ती रखी और बेल जार को बंद कर दिया और इसके जो एजेस थे इनको मोम लगा के सील कर दिया ताकि इसके अंदर एयर भर जा पाए। तो एयर टाइट कर दिया। थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने एक लिविंग एनिमल को भी रखा इसी तरीके से। तो एनिमल भी कुछ देर बाद मर गया। दोनों को यहाँ पे दिखा दिया कि दोनों के दोनों मर चुके हैं। लेकिन जब इन दोनों के साथ में एक प्लांट को रखा, और ये प्लांट कौन सा था? मिंट प्लांट था। तो मिंट प्लांट को जैसे ही रखा तो ये भी जिंदा रहा और ये भी जलती रही। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जो मोमबत्ती थी, बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल, ये जो थे ये एयर में से कुछ ना कुछ चोरी कर लेते होंगे, जिसकी वजह से एयर में वो चीज कम हो गई और ये मर गए। और जो मिंट प्लांट था, इसने वही चीज जो उसमें से कम हुई थी एयर में से, इन दोनों की वजह से ये इसने वापस से पूरी कर दी, तो ये जिंदा रहे। ठीक, ये एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था। ही कंक्लूडेड, कंक्लूजन दिया दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ इन द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर। इन्होंने क्या करा, डैमेज कर दिया एयर को। और आगे क्या हुआ, जब इसमें हमने मिंट प्लांट को रख दिया तो वो सब जिंदा रहे, ठीक है, और बर्न करने लगी, कंटिन्यू रही। तो प्रिस्टले ने हाइपोथेसाइज करा कि प्लांट्स रिस्टोर्ड टू द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। इन्होंने जो कुछ भी रिमूव किया था इन दोनों ने, वो प्लांट ने क्या कर दिया, रीस्टोर कर दिया। ये बात हमारी प्रिस्टले की हो गई। जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में काम कर दिया। इसके बाद अब ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी तो करी थी। हाँ, फिर आगे मतलब इसी से ही तो पता चला कि वो जो चीज खत्म हुई तो वो क्या थी, वही थी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई। इसके बाद जैन इंगनहॉस आए। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए, सेम एक्सपेरिमेंट को इन्होंने दिन और रात में किया। तो इन्होंने देखा कि दिन में तो ये काम हो रहा था, बिल्कुल सही था, लेकिन रात में ये काम नहीं हो पा रहा था, जिससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो कुछ भी हो रहा है
सनलाइट इज इसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स कर रहे हैं, वापस से रिकवरी दे रहे हैं, जो कुछ भी उसमें से हट गया था वो रिकवर कर रहे हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सनलाइट इज एसेंशियल फॉर दिस प्रोसेस। फिर इन्होंने यही सेम एक्सपेरिमेंट जो है एक एक्वेटिक प्लांट के साथ में करा, जैसे हाइड्रेंजिया कर सकते हैं, हाइड्रागेरिया कर सकते हैं, ये जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके साथ में किया। और वहां इन्होंने देखा कि जो एक्वेटिक प्लांट के साथ में एक हॉज ले ली, उस हॉज के अंदर से इन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, तो देखा कि ये जो काम हो रहा था, इन पत्तियों के ग्रीन पार्ट से कुछ बबल्स निकल रहे थे। आगे चल के पता चला कि यही बबल्स क्या थे? ऑक्सीजन थे। तो उन्होंने कहा कि साहब ये काम जो है, hence he showed that only the green part of the plant that could release oxygen। उन्होंने इस तरीके से बता दिया कि प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट है ना, उसी से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, याद रखिएगा। It was not until about 1854 Julius von Sachs आए और उन्होंने बताया कि ये जो प्लांट्स हैं, एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। उन्होंने एक एविडेंस दिया कि जो प्लांट हैं वो जब ग्रो करेंगे तो उनके अंदर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और जो ग्लूकोज है वो यूजुअली स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टोर्ड एज स्टार्च। और ये स्टार्च कहाँ होगा? उनके ग्रीन पार्ट्स में होगा। और जो ग्रीन पार्ट है उसमें ग्रीन चेंबर है, जिन्हें हमने क्या कह दिया है? क्लोरोप्लास्ट कह दिया है, ठीक है। His later studies showed that the green substance in plants, chlorophyll, as we know it now, is located in special bodies। और वो है क्लोरोप्लास्ट, और इसी के अंदर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर रहेगा। अब बात करते हैं, इन्होंने कुछ और बातें भी करी कि he found that green parts of plant where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, ठीक। Now considering the interesting experiment T.W. इंगलमैन भाई साहब ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट ये है। ये इन्होंने लिया एक एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, और ये जो एल्गी है, और ये जो एल्गी है, कौन सा एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। इसके ऊपर इन्होंने सनलाइट डाली, यहां से सनलाइट को डाल रहे हैं, और यहाँ एक निकोल प्रिज्म लगा हुआ है। एंगलमैन ने तो क्लैडोफोरा लिया था ना? एक्सपेरिमेंट में जो बैक्टीरिया है, एल्गी है, उसका नाम है क्लैडोफोरा। ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से लाइट को स्प्लिट करेगा। आपको पता है लाइट अपने 7 रंगों में फैल जाती है प्रिज्म से, और प्रिज्म से ये 7 रंगों में फैल गई। यहाँ जो एल्गी था, इस एल्गी के साथ में एरोबिक बैक्टीरिया रहती है। कौन सा बैक्टीरिया रहती है? एरोबिक बैक्टीरिया। और देखा थोड़ी देर बाद, जैसे इसको हम थोड़ा सा सही से बनाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए ये एल्गी है, और इस एल्गी के आसपास जो बैक्टीरिया है, थोड़ी देर बाद जब यहाँ लाइट पड़ती रही तो देखा कि कुछ जगहों पे तो बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठा हुए और कुछ जगहों पे बैक्टीरिया कम इकट्ठा हुए। इसका मतलब है एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन लवर है, यानी जहां ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही होगी वहां बैक्टीरिया ज्यादा इकट्ठा हुए, जहां ऑक्सीजन कम निकल रही होगी वहां बैक्टीरिया कम इकट्ठा हुए। इसका मतलब है कि लाइट, सनलाइट का कुछ एक रीजन ऐसा है जिससे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही होगी। तो वहीं पे ही तो वो स्पेक्ट्रम आपका यहां से दिखने लगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि लाइट का जो स्पेक्ट्रम है जिससे फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या कहलाएगा? एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, जिसने फोटोसिंथेसिस कराई। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो उसे एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, तो उन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ले लिया। तो एक्शन स्पेक्ट्रम और इसी के बिल्कुल पैरेलल में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो इन्होंने कहा He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light। कौन सी वो रीजन थे? आपको दिख रहा होगा, ब्लू और रेड लाइट के रीजन में बैक्टीरिया जो है वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। The first action spectrum of photosynthesis was this described by this, ठीक। तो यहाँ से फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया गया, और इट रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। और ये रिजेंबल किससे करता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से करता है। क्वेश्चन पूछा जाए इंगलमैन ने क्या किया, तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एल्गी लिया? क्लैडोफोरा लिया। कैसा था ये? यूनिसेलुलर था, ग्रीन एल्गा था, ठीक है, ग्रीन एल्गा था। और इन्होंने बैक्टीरिया कौन से लिए? एरोबिक बैक्टीरिया लिया, ठीक। यहां से बात हमारी क्लियर हो जाती है। इसके बाद इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया।
जो किससे रिजर्वेट होता था, क्लोरोफिल ए और बी के एब्जॉर्प्शन इफेक्ट। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा इस तरीके से डिस्क्राइब हुआ इन्होंने करा था बस। अब कह रहे हैं मिडिल 19th सेंचुरी तक द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, नेमली that the plants could use light energy to make carbohydrates from carbon dioxide and water। ये बात पहले 19वीं शताब्दी तक, लगभग 1850 के आगे तक की बात है कि लगभग ये सब तो पहले ये चीजें चल रही थी कि लाइट जो है वो क्या होती है, लाइट से बनता है कार्बोहाइड्रेट और फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लाइट से बन जाते हैं। लेकिन कैसे बनते हैं, क्या होता है, उसका प्रोसेस इन्होंने कुछ बताने की कोशिश करी। इंपेरिकल इक्वेशन दे दी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में सनलाइट जब पड़ेगी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। तो हियर दिस रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, 6 कार्बन शुगर है जैसे कि। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस वाज मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्या नाम था उनका, कॉर्नेलियस वैन हील। इन्होंने भाई साहब पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया का यूज किया और डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो फोटोसिंथेसिस होती है इसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें लाइट की डिपेंडेंसी होती है, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम द सुइटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। यानी यहां अगर आप देखें इस इक्वेशन में तो इस पे से हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो ये क्या है, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। पॉइंट पकड़ लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन डोनर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस तरह से आपका वाटर और ये कार्बोहाइड्रेट और ये बन जाता है। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया लिए थे, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया लिए किसने थे, कॉर्नेलियस वॉन हील ने लिए थे। तो यही है H2O जो है, फिर आगे चल के पता चला कि H2O हाइड्रोजन डोनर है और यहीं से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। लेकिन हर किसी में जरूरी नहीं है कि भाई ऑक्सीजन रिलीज हो। पता है कौन सी ऐसी फोटोसिंथेसिस है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, किसकी फोटोसिंथेसिस में, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसमें क्या नहीं रिलीज होगी, ऑक्सीजन। लेकिन अगर साइनोबैक्टीरिया रिलीज कर रहा है तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। बैक्टीरिया में भी एक्सेप्शन साइनोबैक्टीरिया है जी। Hence inferred that oxygen evolved by green plants comes from H2O। कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, पानी से आती है। हाँ, पानी से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती है। और यहाँ पे H2S दिया हुआ है। H2S क्या है, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के लिए है, वहां ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। देखिए साफ पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक, आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ये इक्वेशन। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जिसको आपको याद करना है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, 12 वाटर के मॉलिक्यूल लेते हैं, वापस से ग्लूकोज, वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स और 6 CO2 बन जाता है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन जिसे आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। और फोटोसिंथेसिस को अगर देखना है तो नोट दैट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन। ये जो आपको दिख रही है एक सिंगल रिएक्शन नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं। अब मल्टी स्टेप प्रोसेस क्या है उसको एक बार हम आपको यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, दूसरे रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है इनका, इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं, उसे क्या कह देते हैं, ब्लैकटन्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर याद रखिए। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या होता है, पानी जो है वो टूटेगा। 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 ठीक, इस तरह से यहाँ निकल पड़ेगा। इसके लिए क्या होगी भाई, वाटर स्प्लिट हो रहा है। इसमें देखिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दैट मींस इसमें लाइट की जरूरत पड़ रही है। अब अगर लाइट की जरूरत पड़ रही है तो लाइट को पकड़ना पड़ेगा, ट्रैप करना पड़ेगा। ट्रैप करने के लिए क्या होंगे, इसमें पिगमेंट्स होंगे। और पिगमेंट्स होंगे तो पिगमेंट सिस्टम होगा। पिगमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिकली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल। कलर बताइए, क्लोरोफिल ए का कलर
ब्लू, ब्लू। क्लोरोफिल बी का कलर, क्लोरोफिल ए का कलर, बी का क्लोरोफिल कलर, ए का कलर है ब्राउन, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। ब्लू क्लोरोफिल बी ग्रीन कलर है, ठीक है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। ठीक। और येलो ग्रीन, यहाँ हो गया येलो ग्रीन। ज़ैंथोफिल इज येलो और कैरोटीनॉइड इज येलो टू येलो ऑरेंज। भाई साहब कलर याद रखिएगा, नहीं तो खेल हो जाएगा, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यहीं पे ही प्लांट क्या बना देते हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, LHC कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक बिल्कुल बीचों बीच में रिएक्शन सेंटर होता है, और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का बना होता है। इसके आसपास जो मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें कहते हैं कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, इस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन सेंटर हो गया। फिर बीचों बीच के बाद जो आपकी अगली लेयर दिख रही है वो है आपके कौन से मॉलिक्यूल, कोर मॉलिक्यूल, और ये हो गए एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कोर मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल और रिएक्शन सेंटर, इस तरह से आपके हमारा जो पूरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में भी दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन सेंटर क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब सनलाइट स्पेक्ट्रम की बात करी जाए तो सनलाइट का स्पेक्ट्रम अगर हम आपको दिखाएं यहां पे, ये सनलाइट का स्पेक्ट्रम ये होता है। अगर आप 400 to 700। सबसे पहले गामा रेज आएंगी, फिर एक्स रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, फिर आगे ये शॉर्ट वेव्स आ जाएंगी जिसमें FM और AM और ये सारी। लेकिन इनमें भी ये आपकी विजिबल लाइट होती है। ये वाला कौन सा है, विजिबल लाइट है। क्या है आपका, विजिबल लाइट है। और विजिबल लाइट को यहाँ 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को यहाँ दिखाया गया है। शुरू होती है 390 से 760 तक, ठीक है। 390 से 760 नैनोमीटर तक की होती है वेवलेंथ, जिसमें 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ही फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे कहते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये याद रखिएगा। तो इसी को हमें ट्रैप करना है। तो कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे रिएक्शन सेंटर बनाएंगे, और कुछ ऐसे पिगमेंट हैं जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे रिएक्शन सेंटर बनाएंगे। यानी कुछ क्लोरोफिल ऐसे हैं जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेंगे। तो इसे कहते हैं फोटोसिस्टम सेकंड, जिसमें अगर ये होगा 680 वाला फोटोसिस्टम सेकंड, और इसमें 700 वाला फोटोसिस्टम फर्स्ट कहा, ठीक। इस तरीके से ये दो रिएक्शन सेंटर होते हैं। बाकी बातें वही होगी, इनके आगे पिगमेंट्स वैसे ही होंगे, यहाँ पे भी कोर मॉलिक्यूल और फिर एंटीना मॉलिक्यूल इसके आसपास होंगे, ठीक, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे अपने नोट्स की। इसमें हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में हो रही है, एक तो लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें, कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, लीफ के अंदर, ग्रीन लीफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ये आपको दिख रहा है। एक क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को अगर आप देखें तो क्या क्या चीजें आपको नजर आती हैं, देखिए। एक क्लोरोप्लास्ट में दो रीजन है, ठीक, दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, बीच में कॉइन्स के कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिनके स्टैक्स मिल रहे, पूरे गुच्छे मिल रहे हैं, चट्टे मिल रहे हैं पूरा एक के ऊपर एक। इन्हें हमने क्या कह दिया है, थाइलाकॉइड। और थाइलाकॉइड के पूरे एक ग्रुप को क्या कह दिया हमने, ग्रैनम। और बीच में यहाँ क्या होते हैं, ग्रैनम को जोड़े हुए लैमिलीज होती है, स्ट्रोमा लैमिली कहते हैं, और यहाँ बीच में होगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन, थाइलाकॉइड या ग्रैनम के अंदर होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, ये याद रखिएगा। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, थाइलाकॉइड या ग्रैनम में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। ये साइड याद रखिएगा। आ जाते हैं वापस अपने नोट्स के ऊपर।
ये आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है। इसमें यहाँ पे आपको बहुत साफ साफ दिखा दिया गया है कि साथ इसमें लैमेली है, यहाँ पे आपका पूरा स्टैक है, इस पूरे स्टैक को ग्रैनम कह देते हैं, एक पार्ट को थाइलेकॉइड कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी की सिंथेसिस होगी। जो लिक्विड पार्ट है उसे स्ट्रोमा कह देते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स हैं, कैल्विन साइकिल चलेगा, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक। ये सारी चीजें इसमें हैं। और द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट, किसके, थाइलेकॉइड के जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें ट्रैपिंग द लाइट एंड आल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपी। थाइलेकॉइड का जो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है उसमें ये काम होगा। आ जाते हैं स्ट्रोमा में क्या होगा। स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं और यहाँ पे शुगर बनेगी जो कन्वर्ट हो जाएगी स्टार्च की फॉर्म में। द फॉरवर्ड सेट ऑफ रिएक्शन सिंस डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, और इसीलिए इसे कह दिया हमने लाइट रिएक्शन, जो अभी हमने आपको पूरी बताई। अब लाइट रिएक्शन के लिए यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए द लेटर आर नॉट डायरेक्ट, चूंकि दूसरी डार्क रिएक्शन थी उसमें लाइट की जरूरत नहीं थी डायरेक्टली, तो क्या होता है लाइट रिएक्शन में ये एटीपी और एनएडीपीएच बना देते हैं जो कि एनर्जी है, और इस एनर्जी का यूज कहाँ करेंगे, डार्क रिएक्शन के अंदर करते हैं। तो लाइट रिएक्शन की बनी हुई एनर्जी का ही यूज डार्क रिएक्शन में करा जाता है। तो लाइट रिएक्शन में तो लाइट की जरूरत पड़ रही है, लेकिन डार्क रिएक्शन में लाइट की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसीलिए उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो अंधेरे में हो रही है, इसका मतलब यह है कि उसमें लाइट की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ लाइट डिपेंडेंट पहली वाली है, इसीलिए उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। तो इसीलिए ये पूरी बात यहाँ लिखी हुई है। हेंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर आर कॉल्ड कन्वर्जन और डार्क रिएक्शन, ठीक है, कार्बन रिएक्शन। हाउएवर इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड टू मीन दैट इट अकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। आगे आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। अब पिगमेंट सिस्टम जो होते हैं वो कितने तरीके के हैं, इसमें बता ही दिया हमने आपको, कितने, 4 तरीके के हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। डायरेक्ट याद रखिए यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप अगर एक बात और गौर करें तो एक बात आपको यहाँ पे हम गौर कराएंगे, ध्यान दिलाएंगे आपको यहाँ पे कि ये जो आपके क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये कहाँ मिले, ये क्रोमैटोग्राम के थ्रू हमने देखे हैं। याद रखिएगा, जो क्रोमैटोग्राम है, पेपर क्रोमैटोग्राफी के थ्रू इसका ये लिया गया। तो याद रखिएगा ये जो कलर्स आपके आ रहे हैं किस पे आए हैं, पेपर क्रोमैटोग्राम में आए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बाकी के लिए मेरी डिटेल्स वीडियोस हैं, वो डिटेल पूरी वीडियोस हैं, उसमें एक एक पॉइंट पर बताया कैसे इसका कलर आता है, कैसे क्या है, हर एक चीज हमने बताई है, आप वहां से देख सकते हो, यहाँ वन शॉट है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसका यहाँ हमने कंपाइल करके एक यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो थी उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ आपके अलग अलग है, जैसे ग्रीन कलर से क्लोरोफिल बी दिखाया हुआ है, रेड कलर से कैरोटीन दिखाया हुआ है, ब्लू कलर से क्लोरोफिल ए दिखाया हुआ है। ये क्या है, ये फोटोसिंथेटिक रेट है और एब्जॉर्प्शन रेट, यानी इसने यहाँ तक एब्जॉर्ब किया और फिर देखिए इसके आगे जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ बढ़ गई फिर इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ से खत्म हो गया। लेकिन जब ये आया क्लोरोफिल बी तो इसने यहां से एब्जॉर्ब करना शुरू करा और यहां तक एब्जॉर्ब करता चला गया, और जैसे ही फिर इसके आगे बढ़ा लाइट की रेंज फिर ये डाउन हो गया, ठीक। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए यहाँ फिर उठ गया ग्रीन वाला, और यहाँ ब्लू वाला देखिए फिर यहाँ से उठ गया, यानी कि ये 700, यानी कि ये रेड रीजन और यहाँ ब्लू रीजन और रेड रीजन में तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ चूंकि एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है तो एक्शन क्या होगा। तो ये तो आपके थे दोनों एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये येलो कलर से दिखाया जा रहा है ये क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि यहाँ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ उसी लाइट से क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो येलो कलर से दिखाई जा रही है। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, हो सकता है इसको आया है, हाँ वही आया है क्वेश्चन इससे कि कौन से जो है वो एब्जॉर्प्शन है और कौन सा वो वाला है। बिल्कुल, तो अब यहाँ से आपको सब समझ में आ गया कौन सा एब्जॉर्प्शन है कौन सा एक्शन है, ये सारी चीजें हमने एक साथ कंपाइल कर दी है, तो याद रखिएगा। फिर यहाँ कह रहे हैं कि कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए, कौन सी वो वेवलेंथ, वो क्या है, ब्लू और रेड रीजन है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है।
और यहीं पे हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिख रही है। Hence we conclude that chlorophyll A is chief pigment associated with photosynthesis। यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कौन चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, तो A। ठीक, आप यहाँ स्पेक्ट्रम को देख सकते हो, सारी चीजें देख सकती हैं। These graph together shown in the most of the photosynthesis take place in blue and red। अब अगर आप इसको दोनों को देखें, एक्शन स्पेक्ट्रम को और एब्जॉर्प्शन को, तो आपको पता चलेगा कि ब्लू और रेड रीजन में ही होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। पॉइंट पकड़ लीजिएगा, यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी के मेन पॉइंट है, इन्हीं से क्वेश्चन उठ सकते हैं और देखिएगा उठेंगे भी। दो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, यानी लाइट को पकड़, देखिए पिगमेंट्स वही है जो लाइट को ट्रैप करते हैं, और क्लोरोफिल मेन है। On other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids, which are accessory pigments, हम क्या कहते हैं? Accessory pigments also absorb light and transfer energy। आपको यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिएक्शन सेंटर है, बीचों बीच में रिएक्शन सेंटर है जो क्लोरोफिल का बना हुआ है, और उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल हैं ये एंटीना मॉलिक्यूल हो गए, और ये बीच वाले कोर मॉलिक्यूल से जस्ट अटैच्ड, ठीक है, उससे ये कलेक्ट है, ये पूरा ग्रुप है, इसे ने क्या कह दिया है, फोटो सिस्टम कह दिया। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली होता क्या है, जो सनलाइट होती है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में आती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स। तो सनलाइट छोटे छोटे फोटॉन्स के फॉर्म में आ रही है। एक फोटोन को एक क्लोरोफिल ने पकड़ लिया, मान लीजिए, दूसरे फोटोन को दूसरे क्लोरोफिल ने, तीसरे को तीसरे ने। इस तरह से इसके पास अलग अलग क्लोरोफिल है जो अलग अलग फोटॉन्स को पकड़ेंगे, ठीक है। और ये सब क्या कर रहे हैं, इन सारे फोटॉन्स की एनर्जी को, यानी कि ये छोटी छोटी एनर्जी है लेकिन सबको उठा के किसी एक जगह पे ले जाके पटक देते हैं, यानी सारी एनर्जी यहां आ गई। जब सारी एनर्जी यहां आ गई, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, और उसकी वजह से यहाँ क्या हो सकता है, इतनी गर्मी आ जाती है कि वाटर तक स्प्लिट हो जाता है, पानी तक टूट जाता है। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वही चीज यहां पे है, उसी को कहते हैं लाइट रिएक्शन। वही क्या रिएक्शन हो रही है, लाइट रिएक्शन, जिसके लिए आपको मैग्नीज, क्लोरोफिल और क्लोरीन और कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए। अब लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन। देखिए इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। पहला पार्ट लाइट रिएक्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी, और फिर हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स बनेंगे, और फिर उससे फाइनली एटीपी और एनएडीपीएच बन जाएगा। ये आपकी लाइट रिएक्शन का जिस्ट है, यहां से सार आपको मिल गया है। आप इसके आगे देखेंगे सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। अलग अलग प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, और उस कॉम्प्लेक्स को मिला के हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC, विद इन द फोटो सिस्टम। और ये क्या बनाएंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड बनाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि अगर यहां रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर वाला है तो ये फोटो सिस्टम सेकंड को बनाएगा, और अगर यहाँ रिएक्शन सेंटर 700 वाला है, हाँ, तो इसे P700 क्या देंगे, P680 और ये P700। ये याद रखिएगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया भी है। और ये सीक्वेंस के भाई साहब, फिर अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि P680 पहले चलता है, P700 बाद में चलता है, तो फिर इसको सेकंड क्यों, इसको फर्स्ट क्यों? ये सीक्वेंसेस इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इनकी डिस्कवरी पहले इसकी हुई डिस्कवरी, फिर इसकी डिस्कवरी हुई, इसलिए इनके नाम पड़ गए फर्स्ट और सेकंड। LHC में होता क्या है, LHC made up of hundreds of pigment molecules bounded to a protein. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll. सारे पिगमेंट होंगे लेकिन एक नहीं होगा, क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल। वो क्या बनेगा, वही तो कोर मॉलिक्यूल है, रिएक्शन सेंटर है। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light। हमने आपको बताया कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उठा के यहाँ तक रिएक्शन सेंटर तक ले जा रहे हैं। यहाँ है इन द रिएक्शन सेंटर डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, तो रिएक्शन सेंटर अलग अलग है। फोटोसिस्टम फर्स्ट के लिए रिएक्शन सेंटर जो होता है वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा इस पीक को, इसीलिए इसे P700 कह दिया है। जबकि सेकंड वाला इस पीक को एब्जॉर्ब करेगा 680 को, इसलिए P680 नाम रख दिया है। रट्टा मार लेना। चल आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमने यहाँ पे कलेक्शन बनाया था, सारे चीजों को जोड़ लिया था, तो अब क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम आपको समझाने जा रहे हैं। होता यह है कि जब लाइट को पकड़ते हैं, दो सिस्टम है हमारे पास, आपने समझा, थाइलेकॉइड है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे के सारे पिगमेंट्स हैं थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और ऐसे थाइलेकॉइड बहुत सारे होंगे, एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऐसे बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड होते हैं एप्रेस्ड पे, और नॉन एप्रेस्ड दोनों पे होते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ सीन ये है कि थाइलेकॉइड में है बहुत सारे पिगमेंट्स। अब पिगमेंट हमने आपको बता दिया, वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी लाइट को हार्वेस्ट वाले करने वाले कॉम्प्लेक्स। अब लाइट को पकड़ेंगे, अब पकड़ने के लिए यहाँ पे क्या होगा कि कुछ अरेंजमेंट है कि एक में होता है P680 वाला, ये P680, और यहाँ होगा P700 वाला, ठीक। एक हो गया आपका P680 वाला और दूसरा हो गया P700 वाला। तो इधर याद रखिएगा कि इधर क्या है आपका, इधर आपका है P700 वाला रिएक्शन सेंटर, और यहाँ क्या है P680 वाला रिएक्शन सेंटर। ये P680 P700 क्या है, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, याद रखिएगा क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। लाइट जब पड़ी इसके ऊपर तो यहां से क्या हुआ, ये सारी की सारी एनर्जी पहुंची P680 वाले पे, और P680 वाले पे जब इतने ढेर सारी एनर्जी मिल गई तो इसका इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट और ये कूद के ऊपर चला गया, एक्साइटेड P680। अब इसमें पहले ये जो है इसका रिडॉक्स पोटेंशियल है, यानी इसका रिडक्शन जो है इसका सबसे ज्यादा, उसके नीचे उसके पोटेंशियल अलग अलग है, तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है। फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम B6F से होते हुए प्लास्टोसियानिन, और प्लास्टोसियानिन से यहां पहुंच गया। आपको ये नाम याद करना, पहले फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F, और फिर प्लास्टोसियानिन, और फिर P700 तक ये पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब एनर्जी मिल गई सनलाइट की, उस एनर्जी से एक्साइट हुआ और ये ऊपर तक गया, और ऊपर तक जाने के बाद ये चलता चला गया आगे तक, और कहां पहुंच गया, P700 तक पहुंच गया। साथ ही साथ आप देखिए ये काम हो रहा है, क्या लाइट इसके ऊपर नहीं पड़ रही, लाइट तो इस पे पड़ रही। जब लाइट इधर पड़ रही तो इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये इधर चला गया इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, और ये कहां चला गया, पहले फिलोक्यूनॉन प्लस आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, फिर फेरिडॉक्सिन, फिर फ्लैवोप्रोटीन, और फिर ये आगे चला जाएगा। अभी आगे बताएंगे कहां चला जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठा, यहां गया, यहां से फिर उठ गया। अगर आप इसको उठा के इस तरीके से देखें तो ये एक Z बनता है, इसे कहते हैं Z स्कीम। ये क्या हो गया, Z स्कीम, जिसमें फोटो सिस्टम सेकंड पहले इन्वॉल्व हो रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट बाद में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर आप Z स्कीम को देखेंगे तो फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो बाद में इन्वॉल्व हो रहा है, और सेकंड पहले इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप ध्यान से इसके सीक्वेंस को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से सीक्वेंस से क्वेश्चन आएगा। आगे बात देखते हैं। अगली बात यह है कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ जा रहा है, यहां पे अगर आप देखिए तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इसकी वजह से क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक। और यहां पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये NADP को मिल गया, और इसके साथ में इसने हाइड्रोजन आयन कहां से चोरी कर लिया, स्ट्रोमा से, ये स्ट्रोमा रीजन में हुआ, और यहां NADPH बन गया। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, NADPH के पास चला गया। यानी कि ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन क्या वापस आया, अब तो NADPH के पास चला गया, इलेक्ट्रॉन तो वापस आया नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन का साइकिल नहीं चला, इलेक्ट्रॉन एक Z स्कीम में, ये Z स्कीम में इलेक्ट्रॉन गया, और Z स्कीम में बना क्या दिया इसने, ATP बना दिया और NADPH बना दिया। लेकिन अब क्वेश्चन, जो इलेक्ट्रॉन यहां से भाग गया था, यहां से, उसको तो ये वाले ने पूरा कर दिया, इधर से आके इधर बैठ गया, ठीक। लेकिन जो यहां से गायब हुआ इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होगा, उसके लिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, यानी वाटर टूटता है, और वाटर टूटने में मैग्नीज और क्लोराइड आयन की जरूरत पड़ेगी, और ये वाटर को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन यहां पूरा हो जाएगा। तो नॉन साइक्लिक यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस नहीं आया, नॉन साइक्लिक था,
और हुआ क्या, एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। एटीपी का प्रोडक्शन कहलाता है फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। भैया ध्यान से, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर लाइट की रिएक्शन में हो रहा है, यानी लाइट रिएक्शन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में हो रहा है, तो इसे कह देते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो फोटो फॉस्फोराइलेशन हो गया। और अगर बात आती है यहीं पे कि ये नॉन साइक्लिकली हो रहा है, यानी कि वापस इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, तो इसे कह देंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गई? यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 3 मेन काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आपने कहा O2 निकल रही है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है, क्योंकि आपने कहा ATP बन रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आपने कहा NADPH बन रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जो है जब यहां से आ गया तो इसी ने फाइनली इलेक्ट्रॉन को लेके गायब हो गया। ठीक, तो ये 3 चीजें बनती हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, और यही हिल रिएक्शन भी है। ठीक है, अब इसी को आगे एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती हैं हम देख लेते हैं। तब दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। डाउनहिल मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के ऊपर डाउनहिल चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये भी हो रहा है, तो ये फाइनली यहां आके इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम पीएस सेकंड, कहां से? पीएस सेकंड, फिर अप हिल जाएगा, ऊपर जाएगा एक्सेप्टर, डाउन हिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑफ पीएस फर्स्ट जाएगा। यानी कि आप फिर से देखिए, यहां आया, फिर यहां गया, फिर डाउन हिल आया पीएस फर्स्ट में, और फिर यहां से आगे चला गया। ये क्या बना रही है? जेड स्कीम बना रही है। ठीक है, दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल। ये सीक्वेंस कब आएगा? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर अपने रिडॉक्स पोटेंशियल में रखे हुए होंगे, वरना ये शेप नहीं आएगा। अब आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के ऊपर, और उसके लिए हमने आपको बता ही दिया है वाटर की स्प्लिटिंग कैसे होगी। यहां लिखा हुआ है पीएस सेकंड इन्वॉल्व होगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए, पीएस फर्स्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। और ये हाइड्रोजन आयन यहां निकल गया, ऑक्सीजन निकल जाती है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन तो कंपनसेट कर देंगे वापस से, तो ये बनता फाइनल रिएक्शन ये होती है। क्लियर हो गया? We need to emphasize here that water splitting complex is associated with the PS second, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thyroid. याद रखिएगा, थायराइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पे ये प्रेजेंट होता है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बता दिया जेड स्कीम, लेकिन इन केस अगर FNR यानी फ्लेविन प्रोटीन जो है वो प्रोटीन अगर एब्सेंट है, यानी कि उसने NADH को देने के लिए एंजाइम ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तब क्या होगा? तब होगा ये कि P700 वाले से ये इलेक्ट्रॉन उठेगा और यहां से फेरिडॉक्सिन पे जाएगा, फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनॉन पे जाएगा, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F पे जाएगा, और प्लास्टोसियानिन से होता हुआ वापस P700 पे पहुंच जाएगा। जबकि अभी आपने देखा था P680 से उठा था और P700 पे गया था, लेकिन यहाँ P700 से उठेगा वापस P700 पे ही चला गया। P680 की कोई जरूरत यहाँ नहीं पड़ रही है, और यही वजह है कि यहाँ साइकिल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का पूरा एक साइकिल चल गया। और यही जब ध्यान से आप देखेंगे तो एटीपी बना रहा है। एटीपी बनाना मतलब फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कब हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, और लाइट में फॉस्फोराइलेशन हो रहा है यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन, और साइक्लिकली हो रहा है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी आपने देखा कि ऑक्सीजन एटीपी और NADPH बनता है, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन वाटर की स्प्लिटिंग हुई नहीं, भाई इलेक्ट्रॉन वापस आ गया तो स्प्लिटिंग क्यों होगी? तो नो NADPH, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? ATP, ओनली ATP विल बी फॉर्म। ठीक, यहाँ ये बातें याद रखने की है, तो इसके सीक्वेंस भी याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे की कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान से देखिए। सारी चीजें हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, स्टॉप करके सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हमने आपको बताया फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट में भी बनते हैं। बात ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में होते हैं।
लेकिन अगर कहा जाए फोटोफॉस्फोराइलेशन तो क्लोरोप्लास्ट, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा ना, Yes. फोटोफॉस्फोराइलेशन थोड़ी होगा। हाँ तो वो तो रेस्पिरेशन में आएगा ना माइटोकॉन्ड्रिया में। बिल्कुल। ये पूरी फोटोफॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन दी हुई है, पढ़ लीजिएगा। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों तरीके के होते हैं, दोनों में फोटो सिस्टम्स हैं। अब देखिए व्हेन ओनली पीएस फर्स्ट इज फंक्शनल, अगर पीएस फर्स्ट है तो कैसा हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, और अगर पीएस फर्स्ट पीएस सेकंड है तो कैसा हो जाएगा, नॉन साइक्लिक। द पॉसिबल लोकेशन वेयर कुड बी द हैपनिंग इज स्ट्रोमा लैमेली। कहां हो जाएगा ये काम, स्ट्रोमा लैमेली में होगा। while the membrane or lamella of grana have both PS first and PS second, यानी कि साइक्लिक कहाँ होगा, स्ट्रोमा लैमेली में। स्ट्रोमा लैमेली में PS सेकंड और NADP रिडक्टेज और एंजाइम नहीं जबकि लैमेली के जब ग्रेना होगा, ठीक है, बोथ ग्रेना और लैमेली में PS फर्स्ट और सेकंड दोनों होगा। स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन लैक PS सेकंड व्हाइल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। याद रखिएगा, ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा कि भैया इसमें ये नहीं होता है लेकिन ये होता है, ठीक है। अगर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आ जाते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को बताने के लिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्लोरोप्लास्ट आपने देख ही लिया, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक थाइलेक्वाइड होता है, ये वाला जो ऊपर वाला है स्टैक, इसे थाइलेक्वाइड कहते हैं। आप थाइलेक्वाइड को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एक थाइलेक्वाइड का स्ट्रक्चर होना है। अभी आपको क्या दिखाया हमने, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये थाइलेक्वाइड के ग्रुप है जिसे हमने ग्रैनम कह दिया है। अब एक थाइलेक्वाइड का स्ट्रक्चर हम आपको यहाँ दिखाएंगे, और इस थाइलेक्वाइड के स्ट्रक्चर में भी आप ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पे पिगमेंट्स हैं, यहाँ बहुत सारे पिगमेंट्स एक दूसरे से लिंक रहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो पिगमेंट्स हैं तो यहाँ होता है PS फोटोसिस्टम सेकंड, यहाँ होता है फोटोसिस्टम फर्स्ट, और ये होता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है थाइलेक्वाइड का, तब हम आपको वापस ले चलते हैं वापस अपने नोट्स के ऊपर, और वहां इसी डायग्राम को और इलेबोरेटेड फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखिए इसको। यहां आपने अगर देखा तो देखिए यहाँ PS सेकंड क्या है, ये PS सेकंड, यहाँ क्या है PS फर्स्ट है, ठीक। ये क्या है, साइटोक्रोम B6F है, यहाँ क्या है, प्लास्टोक्यूनॉन है, PQ लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ प्लास्टोसियानिन लिखा हुआ है, वही आप सीक्वेंस याद करिए, अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब वही। अब इस पूरी दीवार को, इस पर्टिकुलर दीवार को उठा के यहाँ रख दिया। देखिए PS सेकंड प्लास्टोक्यूनॉन है, साइटोक्रोम B6F है, PS फर्स्ट है, और यहाँ ये देखिए ATP सिंथेस, ये ATP सिंथेस, यानी इसी पूरी मेम्ब्रेन को हमने ऐसे खोल के सीधा यहाँ रख दिया। क्लियर हो गई बात। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसमें सारे नामों को, तो अब हम इस मेम्ब्रेन को पहले हम समझाएंगे ऊपर वाले को, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। देखिए यहां पे हो रहा है ये कि जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ रही है और इसके ऊपर पड़ रही, PS फर्स्ट और PS सेकंड के ऊपर तो सनलाइट पड़ेगी, दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए। इसका इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुआ यहां मिला इसको, किसको, प्लास्टोक्यूनॉन को। लेकिन प्लास्टोक्यूनॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर है ही नहीं, कहता है हम तो नहीं ले जाते इलेक्ट्रॉन, हम तो हाइड्रोजन कैरियर हैं, जब तक हमें हाइड्रोजन नहीं दोगे तब तक हम करेंगे नहीं। आसपास क्या है, स्ट्रोमा है, तो ये हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से चुरा लेता है, इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, स्ट्रोमा को भी चुरा लिया, हाइड्रोजन भी चुरा लिया स्ट्रोमा से। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6F को दे देगा। और हाइड्रोजन जो चुराया था, हाइड्रोजन को कहां दे दिया इसने, अपनी लैमेली के अंदर, इसके अंदर जो ल्यूमेन है थाइलेक्वाइड की ल्यूमेन, उसके अंदर डाल दिया हाइड्रोजन को। क्लियर हो गई बात। ये इलेक्ट्रॉन आगे गया प्लास्टोसियानिन के पास, प्लास्टोसियानिन भागता हुआ गया फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास, और इसने दे दिया P700 को। अब P700 से ये इलेक्ट्रॉन निकला फेरिडॉक्सिन के पास गया, और फेरिडॉक्सिन से ये FNR, और FNR ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया NADP को,
जब NADP को इलेक्ट्रॉन मिला तो इसने हाइड्रोजन को चोरी किया स्ट्रोमा से। एक पॉइंट पकड़िए, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन चोरी हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन चोरी हो रहा है यहाँ पे, यानी स्ट्रोमा के रीजन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन आगे जाता है। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, NADPH बन गया, ये तो स्ट्रोमा में घूमता रहेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है, अगर अंदर की बात करी जाए तो अब इस वाले डायग्राम को देखिए, अंदर की बात करी जाए तो जब यहां से लाइट पड़ी थी इसके ऊपर और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया था, जिसकी वजह से हाइड्रोजन अंदर गया, इलेक्ट्रॉन आगे गया था, तो हाइड्रोजन आयन इस ल्यूमेन के अंदर बढ़ने लगे, कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वापस भाग गया, यानी और यहां से हाइड्रोजन आयन कम हो गए स्ट्रोमा रीजन से, वहां चोरी हो रहा है। इसका इलेक्ट्रॉन कहां गया, तो वहां भाग गया। इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए था वापस, तो किसने दिया, वाटर टूटा। वाटर जब टूटा तो अंदर ही टूटेगा ना, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, अंदर की तरफ होंगे, इनर साइड होंगे थाइलाकोइड के। अभी एक तो पॉइंट पकड़ा था हम लोगों ने। अब वाटर जब टूटा तो ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोजन आयन यहां निकल गए। ये हाइड्रोजन आयन धीरे धीरे ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और स्ट्रोमा के अंदर से हाइड्रोजन आयन कम होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है अंदर पीएच का वैल्यू कम हो रही है, बाहर पीएच की वैल्यू ज्यादा। भाई हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसका मतलब पीएच कम हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। भाई सब दिक्कत आ जाए, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालना पड़ेगा। ये तो पूरी मेम्ब्रेन है, ब्लॉक करे हुए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ATP लगा हुआ है, जिसमें F1 F0 पार्टिकल, यहाँ F0 और ये F1, लेकिन इन पे लगा हुआ है CF1 और CF0। C का मतलब क्या होता है, C का मतलब है आपका क्लोरोप्लास्ट वाला। ये क्या देगा, परमिबिलिटी देगा कि हाइड्रोजन आयन यहाँ निकल जाए। जैसे ही हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो पोटेंशियल इतना ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के एनर्जी निकलेगी। और यहीं पे लगा हुआ है एंजाइम ATP सिंथेज। यहाँ कौन सा एंजाइम लगा हुआ है, ATP सिंथेज, और ATP सिंथेज क्या करेगा, ADP को ATP में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से ATP का फॉर्मेशन होता है, और ये पूरी थ्योरी कहलाती है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग यहाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट पकड़ना है आपको बस। पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहां होता है, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, और हाइड्रोजन आयन को वो अंदर की तरफ डाल देगा पहली स्प्लिटिंग के बाद। दूसरा कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आगे की तरफ, ठीक, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन अंदर जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ATP रिडक्टेज एंजाइम जो है लोकेटेड होता है बाहर की तरफ, और वहां जब NADP रिडक्टेज एंजाइम, और NADP को जैसे ही वो बनाएगा NADP से NADPH, तो वैसे ही वहां से हाइड्रोजन आयन चोरी हो जाएगा। और जब तीनों पॉइंट की वजह से, तीनों से हाइड्रोजन आयन जब चोरी होगा तो क्या होगा, अंदर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की ज्यादा हो जाएगी, बाहर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और इसी तरह से हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। व्हाट वी Why are you so interested in proton gradient? प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है भाई, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से तो हमारा ATP बन रहा है, इसीलिए हम इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। फाइनली हमने क्या कहा, इस पूरी हाइपोथेसिस में क्या क्या चीजें थी, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए, और ATP सिंथेस होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सीधा। बाकी ये आपको 2 पॉइंट हमने बता ही दिए हैं, ठीक। अब कहते हैं ATP और NADP जो बने थे, इनको यूज कहां करेंगे, बायोसिंथेटिक फेज यानी डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन का काम क्या है, इसे हम इसे हम डार्क रिएक्शन कह देते हैं, लेकिन है नहीं। तो डार्क रिएक्शन हमने आपको बताई है। डार्क रिएक्शन जो होती है, आ जाते हैं वापस अपने बोर्ड के ऊपर और देखते हैं कि डार्क रिएक्शन का क्या सीन था। जो शुरू में हमने आपको बताया है फोटोसिंथेसिस में, यहाँ हमने आपको बताया कि लाइट रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन में फाइनली हमने ATP बना लिया, NADPH बना लिया और O2 बना लिया। ये चीजें जब बन गई तब इसके बाद हमें इनका यूटिलाइजेशन करना है, इन 2 का। ये तो बाहर निकल जाती है, इन 2 का यूटिलाइजेशन करना है किसमें, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन 3 तरीके से चल सकती है, या तो C3 साइकिल, या C4 साइकिल, या CAM साइकिल।
अलग अलग प्लांट्स ने अलग अलग काम करे, C3, C4 और CAM। इससे पहले कि हम डार्क रिएक्शन की तरफ चले, हम लाइट रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये किसने दिया? ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता है, ये अभी पढ़ाई नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स आगे वाले उसमें आएगा। अब यहां आता है मैच द फॉलोइंग साइंटिस्ट विद डिस्कवरीज इन फोटोसिंथेसिस। देखिए इंगलमैन ने क्या करा था? क्लैडोफोरा लिया था। इंगलमैन ने क्लैडोफोरा पे करा था, लाइट की स्प्लिटिंग करा दी थी। जूलियस वॉन सैक ने क्या बताया था? इन्होंने बताया था ग्लूकोज प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और वो एज ए स्टार्च स्टोर होता है, ये भी बताया था क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, कॉर्नेलियस वॉन लीन, इन्होंने बताया था H2 reduces CO2 into carbohydrates। H2 जॉन इंगनहाउस ने बताया था ग्रीन प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। अभी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो अपना खिला लीजिएगा। आंसर इज डी। क्लियर? आते हैं आगे। करेक्ट स्टेटमेंट, क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट। कह रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट, एसेसरी पिगमेंट आल्सो पार्टिसिपेट। अच्छा सही? हां। इन ग्रीन प्लांट्स H2O is the हाइड्रोजन डोनर। H2O ही है। H2O होता है, आपको अभी बताया कि हाइड्रोजन जो है वो इसी से तो निकलेगी। अब जरूरी नहीं है कि H2O, कोई और भी हो सकता है, जैसे H2S किसमें था? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, ठीक है। इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज कार्बन नहीं होता है, H2S होता है। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? क्या ये कार्बन? नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड था। ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। रेडियो आइसोटोप स्टडीड वाटर ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस। हाँ, O18 का यूज किया था रूबेन कैमन हैसेट ने, तब बताया था कि ऑक्सीजन जो होती है वो निकलती है फोटोसिंथेसिस में, जो कि पानी से निकलती है, ठीक है। तो इसमें 3 सही है, A, B और D। जी, A सही है, B सही है और D भी सही है, C सही है। सही है। अरे ऑप्शन C इज करेक्ट। क्लियर? जी, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। In the presence of bright sunlight, small bubbles are formed around green parts of plant। अभी आपको बताया इंगनहाउस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्वाटिक प्लांट लिया था, हाइड्रेला प्लांट ले लो, एक्वाटिक हाइड्रेला, और उसकी जो लीफ है उनके ग्रीन पार्ट से ये बबल्स निकलते हैं, ठीक है। इंगनहाउस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक जी। यहाँ इसके एक्सपेरिमेंट भी है, आप चाहिए कहीं से पढ़ लीजिएगा। एक्वाटिक प्लांट और ये वो सारी बातें पूरी लिखी, नहीं पढ़ना तो आगे बढ़ते हैं। 3 सेलुलर प्रोसेसेस आर नोन आर लिस्टेड बिलो, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। 3 है, ठीक है, दैट इन्वॉल्व प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ऐसे प्रोसेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस में होती है, हाँ। और एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। क्या एनारोबिक रेस्पिरेशन में होती है? उसमें नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा बी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। क्लियर है जी। अभी बताया फोटोसिंथेसिस में एटीपी बन रहा था और रेस्पिरेशन में भी एटीपी बनता है, और दोनों में प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है। रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ ही चलते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। अब कहते हैं इमर्सन इनरिचमेंट इफेक्ट क्या है और रेड ड्रॉप क्या है। भाई साहब जरा आप देख लीजिए, इमर्सन साहब ने क्या करा था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली थी प्लांट के ऊपर, और जब मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली तो एक टाइम तक तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई, लेकिन जैसे जैसे उसकी वेवलेंथ बढ़ाते चले गए और 700 नैनोमीटर से आगे बढ़ गए, रेड रीजन के आगे बढ़े, तो अचानक से फोटोसिंथेसिस कम हो गई। यानी कि उन्होंने कहा कि रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन अचानक से कम हो जाती है अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें। लेकिन अगर हम वहीं पे डाइक्रोमेटिक लाइट की बात कर लेते हैं, 2 लाइट को एक साथ मिला के डालते हैं, 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट को, तो जो फोटोसिंथेसिस नॉर्मली हो रही थी उससे भी बहुत ज्यादा होती है, यानी डबल के बजाय भी
और ज्यादा तो इनरिचमेंट इफेक्ट होता है, इसे कहते हैं इमर्सन एनरिचमेंट इफेक्ट। और इससे क्या बात पता चली, इन्होंने बताया टू पिगमेंट सिस्टम है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, टू पिगमेंट सिस्टम है, दो पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इमर्सन नहीं बताया था। यस, तो इमर्सन एनरिचमेंट इफेक्ट में इंस्ट्रूमेंटल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, किसकी सिंथेसिस के लिए ये था, टू फोटो सिस्टम ऑपरेट साइमल्टेनियसली। इन्होंने बताया कि दो फोटो सिस्टम जो थे वो एक साथ ऑपरेट होते थे। क्लियर जी। आगे देखते हैं। PAR 400 से 700। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कौन सा है, कितने से कितने रेंज का होता है? अभी हमने आपको बताया कि लाइट जो है हमारी वो 390 से 760 नैनोमीटर तक चलती है, लेकिन इसमें से सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है ये कहलाती है पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्लियर? तो वही है यहाँ पे पहला आंसर 400 700। वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? क्वांटासोम का होते हैं। अभी हमने आपको बताया क्वांटासोम होते हैं। क्वांटासोम क्या होते हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं क्वांटासोम क्या होते हैं, फिर पता चलेगा कहाँ होते हैं। देखिए क्लोरोफिल के 280 मॉलिक्यूल्स को मिला के हम कह देते हैं, 260 मॉलिक्यूल्स को मिला के कह देते हैं क्वांटासोम। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट में होंगे, तो क्वांटासोम कहाँ होंगे? क्लोरोप्लास्ट में होंगे। ठीक, आगे आते हैं। फंक्शन ऑफ लैमेली ऑफ ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए यहां ध्यान दीजिए, कह रहे हैं ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली के फंक्शन क्या है। अभी आपको बताया कि एक में फोटो सिस्टम फर्स्ट चलेगा, एक में फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड दोनों चलेगा। तो अब बात आती है यहीं पे कि क्या होगा। देखिए यहां पे पॉइंट कहां से आया क्वेश्चन, पॉइंट पकड़िए, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड वाले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्वेश्चन है। लैमेली ऑफ द ग्रेना है बोथ PS1 एंड PS2। स्ट्रोमल लैमेली पे सिर्फ NADP, स्ट्रोमल लैमेली पे नहीं होता है, PS2 एब्सेंट होता है। द पॉसिबल इक्वेशन वेयर कुड बी हैपन, वेयर दिस कुड बी, ये जो PS फर्स्ट है, ठीक है, ये कहां होगा? स्ट्रोमल लैमेली में। और PS फर्स्ट अगर सिंपली चल रहा है तो क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, क्या बनेगा? ATP। जबकि अगर स्ट्रोमा ग्रेना लैमेली की बात करी जाए, लैमेली ऑफ ग्रेना, तो उसमें बोथ PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों होते हैं। और जब PS फर्स्ट PS सेकंड दोनों होंगे तो वहां क्या बनेगा? ऑक्सीजन भी बनेगी, ATP भी बनेगा। क्लियर? तो यही पॉइंट यहां से देखिए, इससे उठा के क्वेश्चन इतना प्यारा बना दिया कि आप न्यारे हो गए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो लैमेली ऑफ ग्रेना, ग्रेना लैमेली जो थी उसमें क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी हो रही है क्योंकि फोटो सिस्टम फर्स्ट भी चल रहा है। ठीक है जी। एंड लेटर प्रोड्यूस ATP। ठीक जी, कोई दिक्कत नहीं। जो स्ट्रोमा लैमेली है उसमें क्या हो रहा है? स्ट्रोमा लैमेली में तो सिर्फ ATP हो रहा है। हाँ। और इसमें क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रही है। क्लियर? जी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है। है तो अच्छा। लिस्ट है यहाँ पे दी हुई, आपको मैच करना है। NADP रिडक्टेज कहां होता है? आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड। ठीक है, प्रोटॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोटॉन्स किसके थ्रू प्रोड्यूस होंगे? लूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड प्रोड्यूस करेगा। प्रोटॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय F नॉट कंपोनेंट ऑफ ATP इज, यहाँ ये तो F नॉट कंपोनेंट ऑफ ATP इज, ये कहाँ होगा? स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। F नॉट होता है, F1 होता है, देख लीजिए भाई यहाँ क्या दिया हुआ है। F नॉट कहाँ है? F नॉट है अंदर की तरफ, F1 कहाँ है? स्ट्रोमा की तरफ। F नॉट लैमेली की तरफ, ल्यूमेन की तरफ।
F1 कहाँ है? डी का सेकंड होगा, Stroma सी में का ठीक है, ये तो होगा। देखिए ये आपका थाइलेकॉइड का जो पूरा डायग्राम है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस उसी से लिया गया है। ध्यान से देखिए एनएडीपी रिडक्टेज कहाँ होगा? यहाँ होगा, स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में। प्रोटॉन्स कहाँ प्रोड्यूस होंगे? ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड। F1 F0 कॉम्प्लेक्स कहाँ होगा? ये एम्बेडेड रहेगा आपका यहाँ। और ये जो F1 कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है ये कहाँ होगा? आउटर सरफेस ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से आपके मैच होंगे, ये याद रखिएगा, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। So the following cell organelle is responsible for extracting energy from carbohydrate to to form form ATP? माइटोकॉन्ड्रिया। पता है, ये तो सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया, पानी से एटीपी बनेगा तो क्लोरोप्लास्ट। In photosynthesis, the light independent reactions take place at कहाँ होगी? स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। स्ट्रोमल मैट्रिक्स में। और light reaction thylakoid। डार्क हाँ। रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए सारे और सारी बातें हो गई लाइट रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।